बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। डिफेंस के इलाका में एक गाड़ी टकराकर, तेज़ रफ्तार गाड़ी टकराकर 6 मासूम इंसानों की जान लेने वाला इफ़नान कौन है? उसके वालिद क्या करते हैं? मुलज़िम की कितनी उम्र है? कौन सी गाड़ी थी? किस क्लास में पढ़ता है? ये तफ़सीलात जो हमने इकट्ठी की हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर फ़ौजी अदालतों वाला मामला, अपीलें आ गई हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में। उनका क्या होने वाला है? उन अपीलों का मुस्तकबिल क्या है? क्या फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है, कलअदम करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो बहाल होने वाला है? और बहाली की वजह क्या होगी? और फिर अल कादर ट्रस्ट केस में मलिक रियाज़ ने अपना बयान जमा करवा दिया है। उस बयान में उन्होंने क्या कहा है? जो इमरान खान पर इल्ज़ामात हैं, उनको किस हद तक तक़वियत मिलती है मलिक रियाज़ के बयान से, ये भी हम आपको बताएँगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक रोज़ कबल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब किया है और वहाँ उन्होंने इकनॉमिक रोड मैप भी दिया है और ये भी कहा है कि जनाब हम तो शरह सूद जो थी वो 6% पर छोड़ के गए थे। अब इस वक़्त जो है वो 22% है। तो 22% पे कोई कर्ज़ा लेके शरह सूद पे तो कैसे बिज़नेस चला सकता है और कैसे सरमायाकारी कर सकता है, कैसे कोई काम कर सकता है। और अगली बात जो उन्होंने की, जिस पे तनकीद हो रही है मुख्तलिफ हलकों से, उन्होंने ये कहा कि जनाब जो बंदा इंडस्ट्री लगाता है, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। इस पे जनाब कि जनाब चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। वही बात कि जनाब ब्लैक मनी से जो मर्ज़ी कर ले, इस तरह की बातें-शातें हो रही हैं। तो एफबीआर के एक साबिक़ अफ़सर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, जनाब ये वो कह रहे थे इस तरह तो जो ब्लैक मनी है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई होगी जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके गैर कानूनी तौर पे पैसे इकट्ठे किए हुए हैं और वो रख के बैठे हुए हैं और जब मियाँ नवाज़ शरीफ का दौर आएगा, तो फिर वो अपना पैसा निकालेंगे और फिर पैसे से पैसा बनाएँगे। तो जो उन्होंने गलती की हुई है, इसकी तो इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी जो चोरी की है उन्होंने, काला धन इकट्ठा किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये पूरी दुनिया में ब्लैक मनी को बाहर निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों को फ्री हैंड दे दिया जाए कि आप कोई एक बिज़नेस, किसी एक कारोबार का चुनाव कर लिया जाता है दुनिया में। रियल एस्टेट का किया जा सकता है, इंडस्ट्री का किया जा सकता है और द बेस्ट जो है वो कहते हैं इंडस्ट्री है। जब वो पैसे निकालेंगे, काला धन निकालेंगे, तो वो ऑटोमैटिकली डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा। वो जो रकम लगाएँगे, वो सरकारी कागज़ात में आ जाएगी, जनाब इतना पैसा लगाया है इसने। ये नहीं पूछा जाएगा आया कहाँ से, लेकिन जब वो लग जाएगा एक दफ़ा, फिर वो एफबीआर के रिकॉर्ड में आ जाएगा और वो पैसा जो उसने दबा कर रखा हुआ था, वो गर्दिश में आ जाएगा। जब रुपए या पैसा गर्दिश में आता है, तो फिर तरक्की तरक्की का पहिया चलता है। ये उनका कहना था। उन्होंने कहा जनाब ये बेहतरीन फ़ार्मूला है पूरी दुनिया में, सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, ये कोई नया फ़ार्मूला या नया आइडिया लेके नहीं आए नवाज़ शरीफ, ये पूरी दुनिया में होता है ऐसे। जो फिर जब वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी एफबीआर जो है उस पे नज़र रख सकता है। फिर मामला जो है वो कानून के दायरे में आ जाते हैं, वरना तो जो ब्लैक मनी होती है, फिर उससे फिर मज़ीद ब्लैक मनी बनाई जाती है और वो रिकॉर्ड में होती नहीं। पता ही नहीं होता जनाब ये पैसा, और फिर वो मुख्तलिफ जराइम के लिए वो रकम इस्तेमाल हो सकती है। इसका बेहतरीन तरीका यही है जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने फ़ार्मूला दिया। वो कहते हैं तनकीद तनकीद करना जो है वो तो बहरहाल लोग करते रहते हैं, लेकिन तरीक़ाकार यही है जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने बना दी है, ये सनत का पहिया चलाने के लिए या मईशत का पहिया चलाने के लिए, ये एक वो कहते हैं बेहतरीन फ़ार्मूला है। बहरहाल देखें, इस पे अभी तो बहस शुरू हुई है, आगे जाके क्या होता है। और दूसरी जो खबर है, वो ये है कि जनाब पहले सिंध ने, फिर बलूचिस्तान ने, फिर केपीके ने और अब वफाकी हुकूमत ने यानी वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए जो फ़ैसला आया था 5 रुकनी बेंच का, जो एजाज़ अल एहसन साहब की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच था और उसने 4-1 के तनासब से ये फ़ैसला दिया था कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता और फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक़ा जो कानून में दफ़ात थी 21D और 49 सबसेक्शन 4, वो कलअदम करनी थी उन्होंने। उसको अब इन हुकूमतों ने चैलेंज किया है। अभी पंजाब हुकूमत रहती है, मे बी वो भी आजकल में इसके खिलाफ अपील जो है
वो फाइल करे, तो उसमें जो निकात उठाए गए हैं तकरीबन वही हैं। जिस दिन ये फैसला आया था तो उसके बाद हमने जो वीलॉग किया था उसमें ये बताया था कि क्या-क्या उसमें सुकम है और क्यों ये फैसला दुरुस्त नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो तो ये है कि आइन के जिस आर्टिकल के तहत इन्होंने ये सेक्शन जो हैं ये कलदम किए हैं, वो उसी में ये लिखा हुआ है। जो आर्टिकल 8 है आइन का, उसमें ये लिखा हुआ ना कि आइन से मुतसादम होगा या बुनियादी इंसानी हकूक से जो कानून मुतसादम होगा, उसे कलअदम किया जा सकता है। अदालत कलअदम कर सकती है अगर समझती है ये बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादम है। लेकिन उसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि जो डिसिप्लिन फोर्सेज हैं, उनसे मुतल्लिका जो कवानीन हैं, उनको इस पैमाने पे नहीं परखा जा सकता। एक तो ये है कि जनाब उन्होंने गलत किया, माजी में भी चैलेंज होते रहे हैं। जो ट्रायल हैं सिविलियंस के फौजी अदालतों में वो चैलेंज होते रहे हैं, लेकिन होता क्या था, वो ट्रायल की हद तक अदालत जो थी वो ख़त्म करती रही है या कंटिन्यू भी करती रही है कि जनाब ठीक कंटिन्यू करें, जारी रखें, कोई नहीं, ठीक है, ओके है। और बाज़ औक़ात बाज़ मुकदमात में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा जनाब नहीं, फौजी अदालत में ये ट्रायल नहीं हो सकता। उसकी वजूहत और थी, लेकिन कानून को नहीं छेड़ा क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और दूसरा नुक्ता जो उन्होंने उठाया है इन दरखास्तों में वो ये है कि जो बेंच की तश्कील है वही गलत थी, गैर कानूनी थी। वो बेंच समाअत ही नहीं कर सकता था। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस वक्त आ चुका हुआ था और चीफ जस्टिस जो है वो बेंच नहीं बना सकते थे खुद। एक कमेटी बननी थी, जैसा क्या बनी हुई है, वो बेंच बनाएगी, वो मुकदमात की समाअत करेगी। डायरेक्ट जो है 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल जुरिडिक्शन में जो मुकदमात आते हैं, दरखास्तें आती हैं, उनकी समाअत के लिए भी वो कमेटी फैसला करती है कि वो उनकी समाअत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये नुक्ता भी उन्होंने उठाया, बेंचों की तश्कील ही गलत थी, इसलिए वो फैसला ही गैर मौसर है। तो ये मुझे ये लग रहा है कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे दरखास्तें मंजूर हो जानी है, मेरिट्स पे जाए बगैर। वजह यह है कि आपको याद होगा कि नैब ऑर्डिनेंस में जो तरामीम हुई थी वो कलअदम की और 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से, तो उनके खिलाफ भी अपीलें आई हुई हैं। वहाँ भी ये नुक्ता उठाया गया कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो आने से पहले बिल की शक्ल में था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको, बंदयाल साहब के बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया और फिर बाद में फुल कोर्ट बैठी और फुल कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया और वो कानून जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो 21 अप्रैल को नाफज हुआ था इसी साल। तो वो कहते हैं ये मुकदमात बाद में आए हैं 21 अप्रैल के, तो इसलिए वो बेंचों की तश्कील ही गलत थी। वो जो नैब तरमीम के खिलाफ अपीलें हैं ना, उसकी जो समाअत कर रहा है बेंच, तो उसने ये कहा कि जनाब ये जो नुक्ता आप लोगों ने उठाया है ये अहम नुक्ता है। अब देखना ये है कि जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बहाली का और उसके हक में और उसके खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की थी, वो तफसीली फैसले में क्या कहती है, वो बेंच या वो अदालत तफसीली फैसले में क्या रीजनिंग दे रही है। तो अगर वो ये कहती है कि ये 21 अप्रैल से ही नाफिजुल अमर तसव्वुर किया जाएगा, तो फिर ये बेंच बुंच सारे उड़ जाएंगे। ये फैसले, नैब तरमीम वाला फैसला भी उड़ जाएगा और ये फौजी अदालतों वाला फैसला भी उड़ जाएगा। और उन्होंने कहा ये तफसीली फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए। इसमें भी मुझे लगता है यही होना है कि तफसीली फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का क्या तफसीली फैसला आता है, अगर उसमें ये लिख दिया जाता है कि हुक्म इम्तनाई के दरमियान किए गए जो काम हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, ये 21 अप्रैल से ही नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा, उसके बाद बनने वाले बेंच वगैरह जो भी हैं और 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो दरखास्तें वगैरह की समाअत है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये खुद ब खुद दोनों फैसले उठ जाएंगे और फिर नए सिरे से फैसला होगा कि जनाब इनका 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जायज़ा लेना भी है या नहीं लेना इन मामलात का। और फिर ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दरखास्त गुजार कोई 8-10 गए थे कि जनाब हमारा तो फौजी अदालतों में ट्रायल चलाया जाए, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। अब आते हैं जनाब अलकादर ट्रस्ट केस वाला जो मामला है और उसमें मलिक रियाज साहब का जो बयान है वो सामने आएगा। पता है सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, नैब में भी चल रहा है। तो मेरे ज़राए ने ये बताया है कि बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब के ज़रिए मलिक रियाज साहब ने ये जवाब जो है ये सबमिट किया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला है
ये मैंने तो खिदमत खल्क के तहत ये जगह भी दी और फिर मैंने बिल्डिंग भी तैयार करके दी। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो वहाँ उस्ताद हैं, वहाँ जो मुलाज़िम हैं, उनकी कुछ अर्सा तनख्वाहें भी मैंने अपने पल्ले से देनी थी। और फिर यहाँ तक वो 19 करोड़ पाउंड जो एनसीए ने रिकवर करके मुल्क रियाज से हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द किया था, और हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने काबीना से उसकी मंजूरी लेके उसको जो 560 अरब रुपए जो जुर्माना हुआ था उनको सुप्रीम कोर्ट में, उस अकाउंट में एडजस्ट करवा दिया था। वो पैसा जो है 19 करोड़ पाउंड जो है, 19 करोड़ पाउंड उस वक्त 38-40 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता था। और उसके इवज़ जो है वो फिर ज़ाहिर इन्होंने अल-कादर वो वाला बनवाया उनसे। वो 5-7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनता है सना सुनाया सारा। और फिर जो फ़रा शहज़ादी हैं, उन्होंने भी 240 कैनाल जो है मलक रियाज की जो होस्टिंग सोसाइटी है, वहाँ उन्होंने वो अराज़ी जो है वो ली थी। अब वो मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो पैसे हैं ना, 19 करोड़ पाउंड आए थे, 190 मिलियन पाउंड, वो कहते हैं मैंने तो हुकूमत को कोई दरख्वास्त नहीं दी, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, मैंने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी। ये इमरान खान साहब ने अपने तौर पे ये शफ़क़त फरमाई है। और फिर अगर इसको आगे जाके अगर बतौर गवाह मलिक रियाज को लिया जाता है इस केस में, तो फिर मलिक रियाज का जो बयान है ना, इसकी जो तजदीद की जा रही है, जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो उस तरह नहीं है बयान। इसमें इमरान खान साहब मुजरिम बनते हैं कि मैं तो इन्होंने कहा सी कि जनाब मैं तो कोई दरखास्त ही नहीं दी हुई, तो मलिक रियाज तो मुलज़िम नहीं बनते। फिर मुलज़िम जो है वो इमरान खान बनते हैं और कबीना बनती है जिसने मंजूरी दी कि जनाब ये पैसे जो हैं ये 19 करोड़ पाउंड जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मलिक रियाज साहब अपने आप को मासूम ज़ाहिर कर रहे हैं। और इमरान खान साहब की अगर मंजी ठुकती है तो वो ठुक जाए, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मे बी कल को अगर वो अदालत में यही बयान देते हैं बतौर गवाह, तो फिर ये इमरान खान के खिलाफ ही बयान जाएगा, ये मुझे ये लग रहा है। और दूसरा अब आते हैं जनाब वो अफनान शफकत अवान वाला जो मामला है, ये 11 तारीख का वाक़या है, 11 नवंबर का। और फिर उनका एक वो जो लड़का है, उसका एक वीडियो बयान पुलिस की कस्टडी में पुलिस वाला बात कर रहा है, वो आता है और सोशल मीडिया पे, और ये उसमें ये लगता है कि बताया जाता है 14 साल इसकी उम्र है। और जनाब ये गाड़ी इसकी तेज़ रफ्तार थी, 100 वो खुद कह रहे हैं 110 की स्पीड पे होगी, और बैरियर लगे हुए थे, जगह एक ही थी, आगे अचानक एक गाड़ी आ गई और ड्राइवर के पास और कोई चाराकार नहीं था, तो उसने वो गाड़ी लग गई, तो उसमें 6 बंदे जो हैं उस गाड़ी में बैठे हुए थे अगली गाड़ी में, और वो 6 बंदे जो हैं वो जहाँ बहक हो गए। ये उसका बयान था। अब्बा जी ने मुझे रोका था, पापा ने कहा था ना लेके जाओ, मैं ज़िद करके ले आया गाड़ी, और तकरीबन 1 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तकरीबन 1 साल से इस तरह की वो बातें-शातें कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि जनाब ये हादसा हुआ है ऐसे ही बस। और वाक़तन एक बच्चा है, कम उम्र है, जो भी आप कह लें। वैसे तो ये वालिदैन के ख़िलाफ़ भी ये जो पंजाब में अब ये बन गया हुआ है कि वालिदैन को भी पकड़ा जाता है, बुलाया जाता है कि जनाब ये बच्चे को आपने गाड़ी क्यों दी, वो ज़िम्मेदार होते हैं उसके। तो अब ये शुरू में ये ढोंग रचाया गया एक हादसे का, लेकिन बाद में बात कुछ और खुलती है। ये जो अफनान शफ़क़त साहब हैं, ये अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में वो जो मक़तूलैन हैं, जो जाँ बहक हुए हैं, उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसमें कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, उनके साथ छेड़खानी कर रहा था। उन्होंने रोका, हसनैन नाम का बंदा उसको गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, और हसनैन के वालिद साहब जो हैं रफ़ाकत अली साहब, वो ये बता रहे हैं कि जनाब कि मैं कल्टस गाड़ी में पीछे-पीछे था, वो आगे गाड़ी में जा रहे थे कोरोला पे, मेरा बेटा हसनैन, मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरा पोता जिसकी उम्र सिर्फ 4 माह थी, मेरा दामाद था, मेरी नवासी थी जिसकी उम्र 4 साल थी। तो ये लड़का तंग कर रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि बार-बार गाड़ी का पीछा कर रहा था। हमने गाड़ी स्लो करके आगे-पीछे करके देखी, लेकिन ये जान नहीं छोड़ रहा था। फिर वो कहते हैं उतरा है हसनैन, उसने इसको मना किया है, और फिर इसने
बदतमीज़ी की है, शीशे में हाथ डाल के मेरी बहू का दुपट्टा खींचने की कोशिश भी की है, मैंने भी समझाया। अच्छा, यहाँ वो कहते हैं बात आई गई होगी, हम चले गए। फिर जब हम जाते हैं मैकडॉनल्ड चौक, वो है कहीं, वो कहते हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक स्पीड ब्रेकर है, वहाँ हमने गाड़ी स्लो की तो ये लड़का पीछे से आया है, इसने आके हिट की है। वो कहते हैं हम तो आवाज़ भागता थे, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या है। वो तो एक्सीडेंट के बाद जब गाड़ी देखी तो मेरे बेटे ने कहा, छोटे बेटे ने, कि पापा ये तो वही गाड़ी है जिसके साथ हमारी तकरार हुई थी और ये वही लड़का है। तो वो वहाँ उसने कहा था, देखता हूँ तुम आप डिफेंस में कैसे दाखिल होते हो, डिफेंस में कैसे जाते हो। वो कहते मेरी बेटी की शादी थी, माइयों वगैरह की तकरीबात का इंतज़ाम वगैरह हम कर रहे थे, तो वहाँ फिर ये मामला हुआ और फिर इसको उसके हवाले कर दिया। यानी जानबूझ के, वो कहते हैं 60 मीटर तक गाड़ी जो हमारी है वो कलाबाजियाँ खाती गई है। 160 किलोमीटर की स्पीड से बराबर वो लड़का गाड़ी ला के उसने टक्कर मारी है जानबूझ के। ये वो अब जो मामला है वो ये कह रहे हैं। तो वो कहते हैं ज़ाहिर है फिर जो पुलिस वाले उसकी मदद कर रहे थे, जो 14 साल का ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, वो पुलिस वाले भी तफ्तीशी भी मुअत्तल कर दिए हैं। वज़ीर आला भी बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने भी तसल्ली दी है कि जनाब इंसाफ मिलेगा आपको। अब ये जो 14 साल वाली उम्र वाली बात है कि क्या वाक़यतन उसकी उम्र 14 साल है? अब जो लड़का है ना अफनान शफ़कत अवान, जिसने ये टक्कर मारी है गाड़ी को, ये बिगड़े हुए जैसे रईस नहीं होते, उस तरह की हरकतें हैं इस लड़के की। ये पता चला है जो अब तक शवाहद इकट्ठे हुए हैं। और वो दुपट्टा खींचने वाली बात तो होगी ना कि दुपट्टा खींचा बहू का, वो बंदा रो के बता रहा था। भी जब ये इन्होंने समझाने की कोशिश की ना और झगड़ा बढ़ गया, तू-तू मैं-मैं हो गई, तो उसके बाद उस लड़के ने अपनी पैंट की ज़िप नीचे करके इनकी गाड़ी की तरफ, ख़वातीन की तरफ बदतमीज़ी की। ये भी एक चीज़ सामने आई है, पता ये चला है। और वो जो आपको याद होगा शाहरुख जतोई, बड़ा अमीरज़ादा था एक, और उसने एक शाहज़ेब खान को कत्ल कर दिया था, डीएसपी के बेटे को, और बाद में फिर पैसे के ज़ोर पे वो उनको फिर ऑस्ट्रेलिया सेटल करवा दिया इन्होंने, पैसे-वूसे दे के, और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए थे। और जब वो जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो अपील-शपील थी वो बरी होने की, वो सुलह की बुनियाद पे, तो उसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी थे और फिर इस हवाले से उन पे भी कुछ इल्ज़ामात हैं। ये जब लड़का शाहरुख जतोई है ना, जब ये अदालत में पेश होता तो वी का निशान बनाया करता था, आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो भी लिया था इस बात पे। ये वी का निशान बनाता था जैसे बहुत बड़ा कोई कारनामा किया हुआ है इसने। इस तरह की ज़हनियत का ये लड़का है जो ज़िप खोल रहा है, ख़वातीन की तरह मुँह करके अपनी पैंट का, तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि इसमें क्या तकब्बुर होगा और क्या रौनक होगी, क्या मसला होगा इसका और कैसी तरबियत होगी। और इसके वालिद साहब जो हैं, उनका नाम है मलक शफ़कत अली अवान और वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। अस्करी 11 में रहते हैं। ये जो रियल एस्टेट का काम करने वाले होते हैं ना, इनके फिर वो कब्ज़ा ग्रुपों के साथ, कब्ज़ा माफिया के साथ, और फिर इनकी सरगर्मी जो बड़े-बड़े होते हैं, ये उनमें से एक हैं। और कहा ये जा रहा है कि मुबैना तौर पे ये जो फिरोज़ सिंध वालों का कोई प्रॉपर्टी का इशू था कब्ज़ा ग्रुपों के साथ, ये भाई साहब जो हैं उसमें भी मुलव्वस थे। और फिर एक कबीर टाउन का कोई इशू है। कबीर टाउन में कुछ ज़मीनों पे कब्ज़े-कुब्ज़े होने का मामला है। ये भाई साहब उसमें भी, यानी वो जो एक गैंग रन करने वाले लोग नहीं होते, उस तरह का अंधा पैसा नहीं होता जिनके पास, वो हैं। अब इनको लड़के को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इसकी उम्र 14 साल है। अब इन्होंने जो अफनान है, इसने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि ना मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कानून का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वहाँ ये खुद बता रहे हैं कि इनकी जो उम्र है वो 17 साल है और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वहाँ उस इन्होंने खुद ये बताया है अदालत को कि 5 नवंबर 2006 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। यानी जिस दिन वक़ूआ हुआ है 11 नवंबर को, उस वक़्त इस लड़के की उम्र थी 17 साल और 6 दिन। अच्छा, मुल्ज़िम के पास जो गाड़ी थी ना, उसका नंबर है AZD 308 और वो टोयोटा प्रीमियम गाड़ी जो है ना, वो महँगी वाली गाड़ी, वो थी। और जो मकतूलैन थे,
वो बेचारे जो फौत हो गए हैं, उनकी गाड़ी थी LXZ 8000 और वो थी करोला, टोयोटा करोला। तो अब इनको बचाने की कोशिश हो रही है। अब कहते हैं जनाब जुवेनाइल सिस्टम के तहत, अब जुवेनाइल सिस्टम क्या है? जुवेनाइल सिस्टम ये नहीं कहता कि जनाब ये कम उम्र है तो इसको छोड़ दिया जाए। ये सीधा-सीधा कत्ल है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी से कोई बंदा मार देते हैं, फिर वो हादसा नहीं होता, वो कत्ल होता है, चाहे कत्ले खता हो, चाहे कत्ले अमद हो। ये कत्ले अमद है। ये जो इस हरकत की है लड़के ने जानबूझ के दीदा दानिस्ता उसने पीछे से आके प्लान के तहत गाड़ी ठोकी है और गाड़ी उल्टाई है। तो वो जो जुवेनाइल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम, उसमें ये नहीं है कि कम उम्र है उसको छोड़ दें। उसमें सिर्फ ये है कि उसको सजाए मौत नहीं हो सकती, बस। यानी 18 साल से कम उम्र अगर कोई लड़का है, नौउम्र मुल्ज़िम है, तो उसका अलग ट्रायल होगा, बाकी मुल्ज़मान से अलग हो जाएगा वो उसका केस, अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़िम है। अगर एक ही है, फिर उसका जो जुवेनाइल कोर्ट है, उसमें उसका जुवेनाइल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है, वही जुवेनाइल कोर्ट के तौर पे काम करती है और इसमें बस सिर्फ ये है कि उसको सजाए मौत नहीं हो सकती, बाकी तमाम सजाएँ वही होंगी जो आम कैदियों को मिलती हैं। तो इसमें ये है। और फिर दूसरा, हमारी अदालतों ने ये तय कर रखा है, ये तयशुदा अमर है कि अगर कोई लड़का या खातून कम उम्र है, लेकिन उसे पता है कि वो जो कर रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो उसको फिर सजा मिलेगी, मुजरिम गर्दाना जाएगा। अब इस लड़के को क्या ये पता नहीं था? अब जुवेनाइल सिस्टम का अगर फायदा हो भी जाए, वैसे अगर इसकी वो जन्म पत्री निकाली जाए तो शायद मे बी इसकी उम्र 18 साल ही हो जाए। वो क्योंकि बाद लोग कागज़ों में कोई गड़बड़-शड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल जो स्कूल सर्टिफ़िकेट होता है उसे ही हमारे कानून में वो माना जाता है दुरुस्त, कि वही डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त है। तो उसके मुताबिक इसकी उम्र जिस दिन वक़ूआ हुआ है 17 साल 6 दिन थी और 5 नवंबर 2006 को ये पैदा हुआ और IBDP 2 का ये स्टूडेंट है क्लास का, वहाँ उन्होंने खुद ही ये लिखा हुआ है। तो बहरहाल जो भी कर लें, अगर ये शवाहद मिल जाते हैं कि जनाब इसने जानबूझ के किया है, जो भी हरकत की है दीदा दानिस्ता, तो फिर ये सजाए मौत नहीं होगी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत भी ये इसको पूरी सजा मिलेगी, उम्र कैद। ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।